अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। अच्छा, आप लोगों ने ज़ाहिर है रीड किया हुआ था पीछे जो आपके पास मेजर इंटरनेट सर्विसेज और आपको नेट का स्टार्ट मैंने बताया था, आरपानेट के बारे में बताया था, एनएसएफ के बारे में बताया था और फिर आपने जो है मेजर इंटरनेट सर्विसेज को रीड किया और अदर इंटरनेट फीचर्स को रीड किया। तो उसमें आप लोगों के पास आपकी ईमेल्स, न्यूज़, चैट, इंस्टेंट मैसेजेस और आपके पास ईमेल्स की कॉन्फ़िगरेशंस, ये सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है ना। अब हमारे पास जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो 29 स्लाइड तक एंड हुआ था। 29 स्लाइड में भी आपके पास क्या आ रहा है, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको फ़ाइल सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है ना। जब आपने एक जगह से कोई भी फ़ाइल दूसरी जगह पे सेंड करनी है या आपने इंटरनेट पे अपनी फ़ाइल जो है अपलोड करनी है, तो आपके लिए क्या हो रहा होता है, ये प्रोटोकॉल हेल्प आउट होता है जिसकी वजह से आप अपनी फ़ाइल्स को सेंड कर सकते हो, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह। फिर आपके पास 30 स्लाइड में आपके पास है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है ना। तो इसमें आप देखते हैं कि ये आपके पास क्या होता है। आजकल आपके पास इसकी एग्जांपल आपका फेसबुक, आपके व्हाट्सअप है, ये आपके पास रियल टाइम ही कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। इसमें आप क्या होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स होते हो, ठीक है ना। तो आप इसमें मल्टीपल यूज़र्स मीन्स एक से ज़्यादा यूज़ करने वाला। और जैसे आप फेसबुक में देखते हो कि आपके पास कोई भी पोस्ट है किसी भी चीज़ के बारे में होगी, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैनल है, तो आप क्या कर रहे होते हो, आप उसमें अलाउ होते हो कि आप उसमें अपना कोई भी कमेंट्स, कोई भी व्यूज़ आप अपने सेंड कर सको, ठीक है ना, अपनी कमेंट दे सको और दूसरे लोगों के भी कमेंट रीड कर सको और उनमें क्या कर सकते हो, आप अपना टॉपिक के बारे में नॉलेज दे सकते हो कि नाउ डेज जो लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ के बारे में। कोई भी प्रोडक्ट हो गया या जैसे मैंने आपको बताया कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट हो गई, या आप देखते हैं कि कोई एड्स वगैरह आ रही हैं, तो आप उसमें देखते हो कि लोगों के नाउ डेज़ क्या व्यूज़ हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो आपके पास इंस्टाग्राम और आपकी फेसबुक वगैरह जो डेली कॉमन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपके इंटरनेट और रिले चैट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास इंस्टेंट मैसेजेस आ गया। ये भी आप लोगों के पास क्या होते हैं, ये आपके पास प्राइवेट मैसेजेस होते हैं, ठीक है ना, रियल टाइम कम्युनिकेशन है डेफिनेटली। इसमें क्या करते हैं, आपके पास जो यूज़र्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड होते हैं, आप जस्ट उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके पास नंबर ऐड होगा आपने जस्ट उनको मैसेज किया। ये क्या होता है कि ये प्राइवेट होता है। इसमें आपके जो दो पर्सन बात कर रहे होते हैं जस्ट वही एक दूसरे के चैट दे सकते हैं, या जो ग्रुप बनाया होता है जिसमें कंटेंट्स जो हैं पहले से डिफाइन होते हैं, सेव किए होते हैं, वही देख सकते हैं अपने मैसेजेस और रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बड़ी लिस्ट कंटेन MI नेम्स, मीन्स डेफिनेटली कि यहाँ पे अपना कोई ना कोई नेम उन्होंने अपना सेव किया होगा, तभी आप उनको अलाउ होगा कि आप अपना उनमें मैसेज सेंड कर सको उस चीज़ को, ठीक, उस बंदे को, ठीक है ना। तो आपके पास इंस्टेंट मैसेज में आपके व्हाट्सएप की एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। फिर आप देखते हैं कि आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन सर्विस, अदर इंटरनेट सर्विसेज में आपके पास जो ऑनलाइन सर्विस की एग्जांपल है इसमें ये है कि आपको कंपनी दैट ऑफर असेस बाय सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि कुछ रिसर्च पेपर्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको रिसर्च के हवाले से देखना है तो आपके कुछ पेपर्स जो होते हैं वो ओपन असेस होते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च पेपर जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको साइन इन करना पड़ता है उसमें, ठीक है, अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, पासवर्ड वगैरह देना पड़ता है अपना। और आप देखते हो कि इसमें क्या होता है कि ये एक सब्सक्रिप्शंस नीडेड होती हैं, ठीक है ना। आपके पास टॉपिक या आपके पास एग्जांपल आपके बैंक सिस्टम है, डेफिनेटली उनको सिक्योरिटी हाई अलर्ट चाहिए होती है तो वो आपके सब्सक्रिप्शंस मांगते हैं। और आपसे क्या, वो जो भी कोई चीज़ उन्होंने अपनी रिक्वायर्ड होती है सिक्योरिटी के हवाले से वो सारी चीज़ें उसमें वो करते हैं। फिर आपके पास कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनको आप सब्सक्रिप्शंस के बिना नहीं है आपको अलाउ होती है ओपन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है, अमेरिकन ऑनलाइन ऑफर कंटेंट्स इंटरनेट, इट मीन्स कि अमेरिका में आपके पास हर जगह भी आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको इंटरनेट अवेलेबल होगा, तो आपको ये जो कंटेंट्स होते हैं रिसर्च वगैरह के हवाले से या जो भी आपने देखना होता है तो वो आप जहाँ जिस भी जगह पे जा रहे हो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है और आप अपने ऑटोमेटिकली सारे जो है जगह पे वो कनेक्ट हो रहे हो और देख रहे हो अपना इंटरनेट से, ठीक है ना। वाईफाई कनेक्ट हो जाता है डेफिनेट वो आपका ऑटोमेटिकली। फिर आप देखते हैं आपके पास पीयर टू पीयर सर्विसेज में क्या होता है कि यूज़र जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। यूज़र कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, जो भी यूज़र्स हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से आपके जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। या वायर्स के भी आप देखते हो कि जब आप एक दूसरे के करीब हो तो वायर से भी आपकी कनेक्शन हो जाती है। लेकिन आपने देखना है कि इंटरनेट सर्विसेज हैं तो आप ये देखते हो कि जब दो यूज़र्स ने आपस में बात करनी होती है तो उनको थर्ड या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ खुद आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कोई मैसेज सेंड करना है
आप में से किसी एक स्टूडेंट को CR को ही करना है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने उसको डायरेक्टली अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पे जो उसका नंबर मेरे पास सेव है उसमें मैसेज करूँगी। तो उसमें मेरे पास मुझे उसके साथ बात करने के लिए किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पीयर टू पीयर सर्विस है, ठीक है ना, जहाँ पे यूज़र आपके जो कंप्यूटर्स है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और यूज़र्स डेफिनेटली अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई भी उन्होंने अपना इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई वीडियो है, ऑडियो या जो भी आप जो शेयर करना चाह रहे हो आप जो है वो डायरेक्टली उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये सारी जो एग्जांपल्स आ रही हैं अभी कीबोर्ड माउस की, और ये जो इनकी आपने टाइप्स पढ़नी है, ये आपके लेक्चर 1 में मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत कीनली करवाई है कि आपके पास कीबोर्ड क्या है, आपके पास माउस क्या है, या कीबोर्ड की क्या आपके पास एग्ज़ाम्स आ रही हैं, माउस के कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लेक्चर 1 को आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है और इसको भी साथ में आपने रीड आउट करना है, और जो यहाँ पे मटेरियल और वहाँ पे मटेरियल है उनको आपने मिक्सअप करके देना है। आप ये देख रहे हो कि आपकी जो डिवाइसेज़ हैं ये रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों का जो मटेरियल है जब आपने मुझे देना है अपना पेपर में लिखना है, तो आपको बार बार यही समझाया है कि आपने ये वाली अपनी चैट्स और वो स्लाइड्स और वो वाली जो स्लाइड्स हैं आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करके मुझे बेस्ट मटेरियल आप लोगों ने प्रोवाइड करना है ताकि मैं आपको अच्छी मार्किंग उसमें कर सकूँ, ठीक है। तब आपके पास कीबोर्ड आ गया, आपकी आ गई एक एग्जांपल। कीबोर्ड में आपके पास डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि आपके पास इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू आप डाटा वो कंप्यूटर को देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, जो भी आपने देनी है कमांड्स देते हो अपनी, ठीक है ना। तो जो भी आपने इसमें डाटा एंटर करना है कंप्यूटर में विद द हेल्प आप इससे हेल्प ले रहे होते हो, आप अपने कीबोर्ड से ले रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपके पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ये आप देखते हो कि इसमें क्या होता है कि आप नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, यहाँ पे आपके पास उन्होंने कैसे कीबोर्ड जो है वो एक जो अपना डाटा कैसे एंटर करता है। तो ये भी मैंने आपको बड़ा कीनली एग्जांपल दी हुई थी फर्स्ट लेक्चर में कि आप अगर ए प्रेस करते हो तो जब जो ही आपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया, इसने क्या किया, एक इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोड जनरेट किया, वो कोड सीधा कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर ने क्या किया, वही कोड CPU को सेंड कर दिया। CPU ने अंडरस्टैंड किया कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ए का है, तो उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको उसने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब कन्वर्ट कर दिया तो वो दोबारा आपके मोनीटर के पास गया। आप मोनीटर को अंडरस्टैंडिंग किया कि ये 0 1 कोड जो है ये एक है, तो वो आपको ए शो कर देगा। तो ये विद इन सेकेंड्स आप लोगों की क्या हो रही है, ये पीछे प्रोसेसिंग हो रही है। आप जो ही एंटर करते हो तो आपको ए जो है वो शो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे ये सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद आपका क्या है, आपका CPU ही आ रहा है, ठीक है ना। कंट्रोलर रिपीट द लेटर इफ़ हेल्प, जहाँ पर भी उसको रेपिटेशन की ज़रूरत पड़ी है तो आपके पास CPU में ऑलरेडी सारी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की कि सिग्नल ये जो है सिग्नल किसका है, ठीक है ना, किस अल्फ़ाबेट का या किस नंबर का है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके कोड जनरेट करके तो मोनीटर को सेंड कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ रही है माउस की, ये भी आपके पास डेफिनेटली इनपुट डिवाइस है। इससे भी आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने कंप्यूटर्स को इनपुट दे रहे होते हो, ठीक है ना। कि आपके पास डिफरेंट किस्म के माउस जो हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे न्यू माउस भी आपके पास आ गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपको पता है कि आपका माउस क्या होता है, आप उसको हैंड से अपना मूव कर रहे होते हो और जो उसकी मूवमेंट है वो आपके मोनीटर में शो हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ठीक है ना। आपके मोनीटर पर जो शो हो रहा होता है वो आपका पॉइंटर है। जिस स्पीड से आपने अपने पॉइंटर को हिलाना है या जिस डायरेक्शन में आपने अपने पॉइंटर को मूव करवाना है वो आप अपने हैंड से अपने माउस को चेंज कर रहे हो, उसकी मूवमेंट कर रहे हो, तो आपका पॉइंटर मूव कर रहा है। यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल माउस आ गए। मैकेनिकल माउस में आप देखते हैं कि मैंने आपको ये बड़ी फर्स्ट लेक्चर में बड़ी अच्छे से एग्जांपल दी थी इसकी कि आपके पास क्या होता है, एक मेटालिक बॉल होती है, मैकेनिकल जो माउस होते हैं उसमें मेटालिक बॉल, उसके ऊपर वो रबर से कवर होता है। जितना आप बॉल को घुमाते हो, मतलब जितना आपने वो माउस को घुमाया आपकी बॉल मूवमेंट होती है, और बॉल की मूवमेंट से आपके पॉइंटर्स जो हैं वो लेफ्ट और राइट और जिस स्पीड से आप मूव करना चाह रहे हैं वो मूव हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर है जहाँ पे भी आपकी बॉल को कोई डस्ट वगैरह लगी होगी सरफेस के साथ वो जो है वो अपना इंटरेक्शन कर रही है, तो जहाँ पे भी इसकी कोई डस्ट वगैरह लग रही है तो आपको उसको क्लीनिनेस की ज़रूरत पड़ रही है। इसका जो सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट आपके देखते हैं आपके पास ऑप्टिकल माउस है। अभी भी आपके लैब्स में मेरे ख्याल में ऑप्टिकल माउस ही है, जिसमें क्या होता है नीचे से रेड लाइट आपकी जल रही होती है। जब आप माउस को उठाते हैं तो आपको रेड लाइट आपको नज़र आती है। तो जो रेड लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है सरफेस के साथ, और जब आप इसकी मूवमेंट कर रहे हो लेफ्ट और राइट या जिस भी डायरेक्शन पर कर रहे हो, जिस भी स्पीड से कर रहे हो, तो वो रिफ्लेक्शन जब लाइट की हो रही होती है तो वो आपको हेल्प आउट कर रही है कि आप अपने पॉइंटर को मूव करो, ठीक है ना। इसमें बॉल का जो है वो काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि बॉल वाला जो मैकेनिकल है ये जल्दी ख़राब हो जाता होता था। ज़ाहिर है वो बॉल की मूवमेंट भी आपका एक टाइम आता था कि वो जल्दी आपको जो है रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता होता था।
था। तो ये ऑप्टिकल माउस आपके पास कुछ एफिशिएंट आ गए, ठीक है ना। अब इसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है आपने जो भी मशीनरी रखनी है आपने उसकी कोई ना कोई मेंटेनेंस करनी है। फिर यहाँ पे आपके पास आ गया कि आपने इंटरेक्ट कैसे करना है। आप अपने माउस को अगर ड्रैग और ड्रॉप का कंसेप्ट करना चाह रहे हो तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है ना। ड्रैग और ड्रॉप ये होता है कि आपने अपने कोई भी जो आपका मॉनिटर से आपने ना अपना ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेस से मूव करके दूसरी प्लेस में करना है। तो आप अपने माउस से उस ऑब्जेक्ट के पास जाके उसको क्लिक करोगे, ठीक है ना। एक क्लिक करोगे और उसको क्लिक को आपने प्रेस करके रखना है। अच्छा, जब आप प्रेस करके रखोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने जहाँ पे लेफ़्ट राइट या अप डाउन जहाँ पे भी उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है आपने वहाँ पे उसको क्लिक करके रख के उसको मूव करके उसकी प्लेस जहाँ पे सेट करनी है उसके बाद आपने क्लिक छोड़ देना है। तो ये ड्रैग और ड्रॉप आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी जो स्लाइड नंबर 38 है ये इसका ही कॉन्सेप्ट आपको बता रही है। तो ये आपने इसको रीड करके इसको खुद अंडरस्टैंड करना है कि मैंने आपको जो बताया ये कैसे रिलेट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास जब आप माउस में एक राइट क्लिक करते हो, ठीक है ना, आपके पास लेफ्ट और राइट क्लिक है ना। जब आप राइट क्लिक करते हो तो एक शॉर्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। शॉर्ट मेन्यू में आपके पास ओपन, क्लोज और कॉपी और डिलीट वगैरह की सारी ऑप्शन होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसके माउस के बेनिफिट क्या हैं। आप जब देखें कि आपके पास कीबोर्ड भी आपकी इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो आप देखते हैं कि माउस से आपने जो भी काम करना होता है आप विद इन सेकेंड्स परफॉर्म कर लेते हो जस्ट वन क्लिक से। तो आपने ये जो होता है कीबोर्ड से आपका एफिशिएंट होता है, मतलब फास्ट होता है, ठीक है, ईजी होता है यूज़ करना। और कोई भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है या कोई भी आपने उसमें चीज़ इस तरह की करनी है जो कीबोर्ड से आपको मुश्किल लग रही है तो आप माउस से वो जो है वो इन शॉर्ट टाइम अच्छे से उसको वो कर लेते होते हैं इजी वे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको अच्छे से डील कर सकते हो आप। फिर आपके पास ये जो स्लाइड है बेटा 40 नंबर स्लाइड है, माउस की कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने मुझे अब जब आप आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने राइट आउट करके अपने पेज पे 1.5 पेज की आपने लिख के तो मुझे देनी है। इसमें आपने सारा बेसिकली बताना है कि आपके पास माउस की कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली है क्या, ठीक है ना। वो सारा आप जो ही गूगल करेंगे आपके पास मटीरियल आ जाएगा। आपने उसको जहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे आप ड्रॉ भी करें और अच्छे से इसको आपने हार्ड में देना है, हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है ट्रैक बॉल का, जो मैं आपको एक बॉल का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि आपने माउस में आपके पास वो बॉल्स होती हैं जिसमें मेटालिक बॉल और रबर लगी होती है। उसके ऊपर आप उसको जिस भी साइड में मूव करना चाहें वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो 41 स्लाइड है ये आपने इसको रीड कर लेना कि अपसाइड डाउन माउस कैसे आप यूज़ कर रहे हो, हैंड सेट होते हैं, ठीक है ना। और बॉल की मूवमेंट से इनकी मूवमेंट पॉइंटर की हो रही होती है और आपको ज़ाहिर है डेस्क स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जिस पे आपने रख के इसको मूव करना है। नेक्स्ट आपके पास ट्रैक पैड आ गया। अब आपके पास जो कीबोर्ड में ट्रैक पैड लगे हुए हैं वो आपके पास पॉइंटर का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ट्रैक पैड पे अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हो जैसे जैसे वैसे वैसे पॉइंटर की मूवमेंट हो रही है और इसी तरीके से राइट क्लिक से आपका मेन्यू ओपन हो जाता है जो आपके पास ट्रैक पैड लगे हुए हैं आपके कीबोर्ड्स में, ठीक है ना। तो जो ही आप इसको रीड करेंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके पास लैपटॉप में जो भी ट्रैक पैड्स हैं वो आपके पास माउस का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास 43 स्लाइड आ गई है। ये आपके पास ट्रैक पॉइंट है। ये आपके पास क्या होता है, ये आप देख रहे हो कि जो आपके पास कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर आपके पास ये सेंटर में करके एक छोटा सा ट्रैक आप पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है ना। ट्रैक पॉइंट लगा होता है। आप इस रेड से बटन पे जैसे जैसे अपनी फिंगर को मूव करेंगे आपका पॉइंटर की मूवमेंट होगी, लेकिन ये कदरे स्लो होती है, ठीक है ना। जैसे आपकी ट्रैक पैड की होती है ना इस तरीके से इसकी इतनी फास्ट नहीं होती लेकिन आपका हेल्प आउट कर देता होता है कि आप अपने पॉइंटर्स को मूव करें। तो ये जो रेड बटन है ये आपके पास क्या आ गया, आपका ट्रैक पॉइंट आ गया जो आपके कीबोर्ड्स में अक्सर लगा होता है, उसके थ्रू आप अपना पॉइंटर को मूव कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है एक एर्गोनॉमिक का, ठीक है ना। ये 44 स्लाइड में आप देखेंगे कि बेसिकली आपके पास एर्गोनॉमिक क्या है। एर्गोनॉमिक आपके पास ये चीज़ होती है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन टूल इंटरेक्ट सो दैट टूल मेक फिट टू ह्यूमंस। आप देखते हैं कि आपके पास ऐसी डिवाइसेस जो आपके ह्यूमन की आपकी हेल्थ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। इस चीज़ की स्टडी जो है वो आपकी इकोनॉमी कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आप अपना टूल यूज़ कर रहे हैं कोई भी लैपटॉप, ठीक है ना, या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो एलईडी की लाइट्स हैं वो आपकी आइज़ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। आप डेफिनेटली देखते हो कि आप किसी भी चीज़ का कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हो या उसको आप कह रहे हो कि मिस यूज़ कर रहे हो कि उसको टाइम से ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हो जितनी आपकी आइज़ की कैपेसिटी है उसको बेयर करने की, तो आप देखते हो कि आपकी आइज़ में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस हो जाती है या आई साइड में फ़र्क पड़ रहा होता है। तो ये आपके पास क्या है, इकोनॉमिक स्टडीज़ होती है कि आप अपने टूल्स को किस तरीके से अपना
अपनी ह्यूमंस की हेल्थ से रिलेट करके इसको रीड करते हो कि आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा था इन टूल्स से, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि ये आपके पास सेकंड पॉइंट है, कंसर्न विद फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है ना। डेफिनेटली आपने अपने टूल्स के साथ फिजिकल इंटरेक्ट करना है, तभी आप इनको, आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इनको मूव करना है, आपकी हैंड की सिटिंग किस तरीके से हो रही है, आप कंटिन्यूसली बैठ के यूज़ कर रहे हो तो आपकी बैक बोन में किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, आपकी नेक बोन में किस तरीके से चीज़ों की इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं कि रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, RSI इसको बोलते हैं। यही मैं आपको जो चीज़ बता चुकी हूँ कि कॉज करती है बाय कॉन्टीन्यूसली मिस यूज़ ऑफ बॉडी। मैनी प्रोफेशन सफ़र फ्रॉम RSI। प्रोफेशंस बेचारे क्यों सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे बैठ के उसी डिवाइस पे अपना काम करना है, उसी टूल्स के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी हम कंप्यूटर रीड कर रहे हैं तो कंप्यूटर में हम देखेंगे कि हमारे पास, जैसे कि अगर हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो अब प्रोग्रामर्स का काम है कि उन्होंने प्रोग्रामिंग करनी है, तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग करने के लिए उनको कंप्यूटर्स के साथ या लैपटॉप्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब इंटरेक्शन से क्या होता है कि उनकी जो है आईसाइट इफेक्ट कर रही होती है, उनको ग्लासेस लग जाती हैं, उनकी बैकबोन में इश्यूज़ हो जाते हैं बैठ के वो काम करने से कंटिन्यूसली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एर्गोनॉमिक जो है वो आप देखते हो कि एर्गोनॉमिक आपको बताता है कि आप इन चीज़ों को जब यूज़ कर रहे हो तो आप इन किस तरह आपने इन चीज़ों से कंपनसेट कर सकते हो ताकि आपकी हेल्थ में आपको इश्यूज़ ना आ रहे हों, ठीक है ना। सिंड्रोम भी आपके पास ये होता है कि आपने देखा होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ सिम्टम्स आप कंटिन्यूसली फ़ील करने लग जाओ अपनी बॉडी पे कि मेरे बॉडी पे मुझे बैक बोन पेन भी फ़ील हो रही है, नेक पेन भी फ़ील हो रही है, आई साइट पे भी डिफरेंस मेरा हो रहा है, मेरे मसल्स पुल हो रहे हैं इनको कंटिन्यूसली बैठ के यूज़ करने से, या आप जो भी चीज़ें अपना नंबर ऑफ़ सिम्टम्स आप जो है एक चीज़ की वजह से फ़ील करने लग जाओ, ये आपके पास सिंड्रोम में आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 46 स्लाइड है। 46 स्लाइड में आप देखते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक एंड इनपुट डिवाइसेस में आप ऑफिस हार्डवेयर सजेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर आपको आप कंटिन्यूसली बैठ के काम कर रहे हो तो आप अपने लिए कंफर्टेबल चेयर लें, ठीक है ना, उनको एडजस्ट करें कि अपनी आर्म सेट के साथ आपकी कैसे एडजस्ट हो रही हैं, ठीक है ना, कितनी हाइट और कितनी आप उसको रख रहे हो, डिस्टेंस से रख रहे हो टेबल्स या डेस्क से, ठीक है ना, अपनी चेयर्स को। तो आप अपने लोअर बैक सपोर्ट कौन सी रख रहे हो बैठ के जब आपने काम करना है, और आप फिर देखते हो कि आपके पास जो डेस्क है वो कितने डिस्टेंस पे हैं या कितने आप उसको कीबोर्ड से रख के यूज़ कर रहे हो, या आप कीबोर्ड ट्रे यूज़ कर रहे हो जो आप उसको आगे पीछे मूव कर सको ट्रे को, ताकि आपकी जो है वो आप इजीली जहाँ पर भी आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है आप उसको एडजस्ट करके तो आप अपना टाइम जो है उस तरीके से गुजारा जाए, ठीक है ना। मोनीटर जो है वो आई लेवल पे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल फ्रंट में होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो या लेफ़्ट और राइट ना हो, ताकि आपको कंटिन्यूसली अपनी आई लेवल को जो है वो एक सामने मेंटेन करना पड़े और इधर उधर आपको अपनी आई लेवल को ना रखना पड़े, ताकि आपका जो है वो सेट रहे और आपकी कम मशक्क़त लगे इन चीज़ों में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हो टेक्निक्स टू अवॉइड RSI। ये भी आप देखेंगे कि आपने कीबोर्ड्स को किस तरीके से अपनी सिटिंग पे रखना है, उनको फ्रंट पे रखना है, सामने रखना है, अपनी वेस्ट जो है, ठीक है ना, उसको आप कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो या आप उसके लिए कौन सा पैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी आर्म स्ट्रेट रख रहे हो या अपनी बॉडी से कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो। तो ये सारी टेक्निक्स हैं कि आपने अपने जो RSI या रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज़ को किस तरीके से आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपके पास डिवाइस फॉर हैंड में आपके पास पेन बेस्ड हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि आपके पास जो है वो स्क्रीन्स को पेन बेस्ड आप इनपुट दे रहे होते थे, ठीक है ना, टैबलेट PC PDAs वगैरह में। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा आपके पास क्या आ गई हैं, आपके पास टच स्क्रीन्स आ गई हैं, आप अपने फिंगर से इनको वो सेंसर उसमें लगे होते हैं, जैसे ही आप टच करते हो वो इनपुट मिल जाती है उनको। अभी भी आपके मोबाइल से आपके लैपटॉप भी आपके टच स्क्रीन्स आ गए हैं, इवन आपकी LEDs का आपकी टच स्क्रीन्स आ गई हैं। तो वो क्या हो रहा था कि जहाँ पर भी आप टच कर रहे होते हो सेंसर्स के थ्रू वो सारी डिटेक्शन हो रही होती है और आप जो भी इनपुट दे रहे होते हो तो वो आपको आउटपुट आपके टच से ही आपको वो आउटपुट दे रहे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपके पास गेम कंट्रोलर्स हैं। गेम कंट्रोलर्स में आपके पास ये एग्जांपल है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये आपके पास गेमिंग टूल होता है, इससे ही आप अपनी जो है वो गेमिंग एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, ठीक है ना। फिर आपको क्या हो रहा है कि आपने जो भी इनपुट प्रोवाइड करनी है गेम में आप विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक्स दे रहे होते हो, वहीं पर बैठ के मूव कर रहे हो, स्पीड्स दे रहे हो अपनी गेम्स की। कोई भी अगर गेम है आपके पास रेसिंग की है या जो भी आपके पास गेम्स है तो ये बेसिकली आपके पास गेम पैड कहला रहा होता है और आप फिर जो भी गेम जैसे भी खेलनी है आपने उसको अपने पास रखा है और उसके थ्रू आप अपनी सारी गेम्स वगैरह खेल रहे होते हो।
अब आपके पास ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, उसमें आपके पास क्या आ रहा है, आप यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे आपके पास मॉल में आपने वो बार कोड लगे होते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट में, लाइनिंग से लगी होती हैं, तो जो ही आप अपने वो काउंटर में जाते हो तो वो शॉपकीपर क्या करता है, वो बार कोड को उसके सामने करता है जो आपके पास डिवाइस है जिसमें रेड लाइट होती है। तो जो ही रेड लाइट पड़ती है वो बार कोड जो होता है उसको कर लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो शॉपकीपर को शो कर देता है कि इस बार कोड इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट का ये नेम है, या उससे रिलेटेड जितना भी डाटा उन्होंने अपने अपने आपने वो सेव किया हुआ है बार कोड के पे, जितना भी उसका डाटा है उसको वो आपका लैपटॉप क्या होता है एफिशिएंट होता है, या आपका कंप्यूटर जितना भी एफिशिएंट है उसने सारा डाटा बता देना होता है, उससे अब वो आपकी प्राइस वगैरह डिडक्ट करके आपको बिल बना के दे देते होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आप देखते हैं कि आपके पास बार कोड रीडर भी आपकी इनपुट डिवाइसेस ही होती हैं, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं कि आपके पास इमेज स्कैनर्स हैं, ये भी हमने बड़े अच्छे से रीड किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि इसमें क्या होता है, हार्डवेयर को आप सॉफ्टवेयर में चेंज करो, अपने किसी भी इमेज को या डॉक्यूमेंट को आप जैसे उसमें मशीन में रखते हो वो सारे उसमें उसको रीड करके और आपको सॉफ्ट में दे देता होता है मटेरियल। नेक्स्ट आपने देखना है OCR। अब ये इस तरह के आपके पास डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको शो हो रही हैं कि आपने किसी भी बुक को रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसने क्या करना है, इसने सारी की सारी लाइन्स को ऐसे रीड करना है और आपको एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके दे देना है, फ़ाइल बना के दे देना है। अब फाइल मीन्स उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो, कोई लाइन डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, ऐड करनी है तो ऐड कर लो, या उसमें कोई भी किसी भी किस्म की आप एडिटिंग करना चाह रहे हो तो अब वो आप अपनी फ़ाइल में एडिटिंग कर लेते होते हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिकल आपके पास इनपुट डिवाइस इस तरह की होती है। अभी आपके मोबाइल्स में भी हैं ये, आप देखोगे OCR करके कोई भी एप्लीकेशन, तो आप जो ही अपने बुक के पेज का आप इमेज बनाओगे तो वो आपके पास क्या होगा, फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा सारे का सारा आपको डाटा। तो ये बड़ा एक्यूरेटली काम करता है, इसको हम कहते हैं 100% एक्यूरेटली वही चीज़ें सारी जो है वो फाइल में कन्वर्ट करके दे देता होता है हमें। फिर आपके पास माइक्रोफोन्स की एग्जांपल आ गई। माइक्रोफोन्स डेफिनेटली आपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है, स्पीच को रिकॉर्ड करना है, इसको ऑन करके आप सामने रख देते हो, ठीक है ना, जिसकी भी आपने स्पीच रिकॉर्ड करनी है तो आपके पास क्लियरली सारा है वो जो है वो वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास माइक्रोफोन्स की एग्जांपल आ गई। अब ये आपके पास जो स्लाइड नंबर 55 है इसमें आपके पास है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे इन्होंने यहाँ पे पियानो अटैच किया हुआ है कंप्यूटर के साथ, तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं। उसके बाद आपके कंप्यूटर का काम है कि उस म्यूज़िकल जो भी म्यूज़िक प्ले हुआ है उसको डिजिटल फॉर्म में मीन्स 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको सेव कर लेते हैं। अब आपके जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो भी म्यूज़िक में एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनमें उन्होंने कोई भी म्यूज़िक को जैसे भी उसकी उसमें स्पेस डिस्टेंस वगैरह देना है कि स्लो हो जाए या लाउड हो जाए या पिच जो है वो लो और हाई हो जाए, तो जो भी प्रोफेशनल्स चेंजिंग करना चाहते हैं उस म्यूज़िक में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो चेंजिंग कर रहे होते हैं। हम अक्सर सुनते भी हैं ना, ये तो कंप्यूटराइज वॉइस है, ये तो इसकी ओरिजिनल वॉइस है ही नहीं, ये ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं है, ये सारा कंप्यूटराइज म्यूज़िक है। तो ये इस तरीके से होता है कि मिडी जो होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच किया जाता है कंप्यूटर के साथ और उसमें एडिटिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिजिटल कैमराज आ गए हैं। डिजिटल कैमराज डेफिनेटली 56 पेज में आपने रीड भी किया होता कि आपके पास पहले हैंडी कैम्स वगैरह थे या डिफरेंट वो कैम्स जिसमें आप बस पिक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे होते थे, ठीक है ना। तो वो ऐसे कैम जो आपको आप जिनमें कैप्चर्स कर रहे हो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली, आप अपनी चीज़ों को अपना कैप्चर कर रहे हो, ठीक है ना। उसमें फ़िल्म वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस आपका जो भी आपने इमेज को अपना कैप्चर किया है वो आपकी जेपीजी फाइल में सेव हो जाती हैं, ठीक है ना। जेपीजी फाइल जैसे आप अपनी वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को डॉक में सेव करते हो, ठीक है ना, पावर पॉइंट की फ़ाइल्स को आप पीपीटी में सेव करते हो, तो इसी तरीके से जो आपकी इमेजेस होती हैं वो जेपीजी फाइल्स में सेव हो जाती हैं, ठीक है ना। और इसमें मेमोरी कार्ड स्टोर्स इमेज, उसमें मेमोरी कार्ड होते थे जिसमें आपके इमेजेस वगैरह स्टोर हो रहे होते थे और यूज्ड इन वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस में जैसे भी उन्होंने डीएसएलआर वगैरह रखे हुए फोटोग्राफी के लिए और भी जिस किस्म के कैमराज वगैरह की जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पे आप अपने कैमराज को यूज़ कर रहे होते हो। तो बेसिकली ये सारी कौन सी चीज़ें आपके पास इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं। अब ये सारी की सारी डिवाइसेस आपके एक मोबाइल में स्मार्टफोन में ये सारी की सारी आपके पास एप्लीकेशंस डिफरेंट उसके पर्पसेस के लिए हैं। तो आप अपने मोबाइल में ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन जो है वो इनपुट डिवाइस का भी आप परफॉर्म कर रहे हो। मैं इमेज का बता रही थी, माइक्रोफोन्स का बता रही थी, यहाँ आपने देखा था
VCR वाला देखा है, ऑप्टिकल वाला आपने देखा है। तो आप ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल स्मार्टफ़ोन में जैसे जैसे वो टाइम गुज़र रहा है वैसे वैसे वैरायटी ऑफ चेंजिंग आ रही हैं आपके पास, टूल्स में भी, टेक्निक्स में भी। तो आपके पास ये सारा कुछ जो है वो आपके एक है स्मार्टफ़ोन तक महदूद हो गई हैं चीज़ें। आप सारी की सारी हम यहाँ पे फ़ंक्शंस परफ़ॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपने इसमें असाइनमेंट करनी है, और जब आपने अभी वहाँ पे आना है, जी जनाब, अपने कैंपस में आना है, तो आप लोगों ने मुझे क्विज़ भी देना है, ठीक है ना। अपने कैंपस में आना है तो क्विज़ आपका लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आप लोगों का क्विज़ होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रिपेयर हो के आइएगा, और मैंने आप लोगों से इसका क्विज़ लेना है। बस शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, MCQs नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि मैं आप लोगों की जो सेशंस की ग्रेडिंग वगैरह है वो आप लोगों के इस क्विज़ पे करूँ, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।